साथियों नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार। साथियों, आज के दौर में हम बात करते हैं, जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की जो संकल्पना है वो कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य की बात की जाती है। साथियों, राज्य और कल्याणकारी राज्य वो होगा जो है कानून और व्यवस्था अच्छे से बनाए, न्याय व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का अच्छा स्तर हो, औद्योगिकरण बढ़िया हो और रोजगार का संकट न हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो और समृद्धि ज़्यादा है, जिससे मानव विकास भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो राज्य का संबंध जो होता है वो पूरी तरीके से उसके रुपया से जुड़ा हुआ होता है। जो भी जिस राज्य की जो मुद्रा चलती है, जैसे भारत की हम बात करते हैं तो राज्य का सीधा संबंध रुपये से होता है कि रुपया राज्य के इन चीज़ों को कैसे प्रभावित करता है। और रुपये का नियंत्रण आरबीआई के हाथ में होता है और आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसको संविधान पूरा अधिकार देता है। और आपने बीच में देखा होगा कि तमाम आरबीआई के गवर्नर के साथ मोदी सरकार की पटरी नहीं खाई और कुछ लोग कार्यकाल पूरा करके कुछ लोग कार्यकाल छोड़ के ही हट गए, जैसे उर्जित पटेल से कार्यकाल छोड़ के ही चले गए। इस समय हमारे जो आरबीआई गवर्नर हैं माननीय जो है शक्तिकांत दास जी, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। तो ये जो रुपया है आरबीआई है और राज्य का, आपके जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहाँ ध्वस्त हो रही है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, होता क्या, राज्य का कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है। तो अब कानून व्यवस्था के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारे पास अच्छी उन्नतिकृत और जो है सक्षम सेना चाहिए, यानी कि हमारा सैन्य संगठन जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। और राष्ट्र के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अच्छी पुलिस व्यवस्था चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार को, आपके यहाँ पुलिस भर्ती कम है, पुलिस की संख्या कम है। उत्तर प्रदेश में अराजकता या कानून व्यवस्था बिगड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं है, पुलिस कम है। और सेना हमारी मजबूत है, दुनिया की जो बड़ी शक्तिशाली सेना है उनमें भारत की सेना शामिल है। और तमाम ऐसे युद्ध हैं जैसे रेजांगला वगैरह के, तो ऐसे युद्ध है कि विश्व के जो बेस्ट 5-6 युद्ध होते हैं उनमें वो शामिल है और उसमें रैंकिंग नहीं की जा सकती कौन पहले पे कौन 5वें पे, तो रेजांगला वो है। इसलिए भारत के सैनिकों की बहादुरी पे प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन सरकार ने क्या किया, एक तो पुलिस कम है, सरकार ने क्या लिया, सेना को एक तरीके से एडहाक या कह लीजिए कि निजीकरण की राह पर या संविदा पर, ये जो अग्निपथ स्कीम के तहत सैन्य भर्ती हो रही है वो सेना का कहीं न कहीं जो है, सेना के जो हमारे मजबूत सैन्य स्ट्रक्चर है उसमें कहीं न कहीं खामी आएगी। दूसरे नंबर पे जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में एक परंपरागत शिक्षा होती है जिसमें मानविकी के विषय पढ़े जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है तकनीकी शिक्षा। तकनीकी में मेडिकल और इंजीनियरिंग, मेडिकल की शिक्षा अगर आगे होगी तो हमारा जो स्वास्थ्य सूचकांक होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और आप खुद सोचिए कि भारत में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ टीचर नहीं है, अस्पताल है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं और प्राइवेट अस्पताल चकाचौंध चमक रहे हैं। तो एक स्थिति तो ये खराब चल रही है। और आपका इंजीनियरिंग संस्थान अगर अच्छा चलेगा तो अच्छा जो है ये इंजीनियरिंग संस्थान आपको तकनीकी आत्मनिर्भरता देगा। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता कई क्षेत्रों में मिलेगी। बेसिकली हम इसको बात कर लें अगर इसको सिविल और सैन्य में, तो हम जो है आज भी सैन्य साजो सामान का बहुत बड़ा हिस्सा बड़े देशों रूस और अमेरिका या कुछ और पश्चिमी देशों से खरीद के उनके ऊपर निर्भर हैं। तो हमारी जब इंजीनियरिंग व्यवस्था खराब होगी तो हम जो है अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाएंगे। तो हम सैन्य साजो सामान के लिए अपने सेना को मजबूत करने के लिए उन बड़े देशों पर निर्भर होंगे। दूसरे नंबर पे अच्छी तकनीकी आएगी तो देश में जब तकनीकी उन्नत होगी तो उसका फ़ायदा देश को मिलेगा। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि तमाम हर जगह छोटा बड़ा जितने बड़े कल कारखाने उद्योग धंधे लग रहे हैं, नई तकनीकी ईजाद हो रही है, वो या तो अमेरिका में हो रही है या चीन में हो रही है। अब हम उसमें पिछड़ रहे हैं। तो शिक्षा का जो निजीकरण करने का प्रयास सरकार कर रही है पैसे के अभाव में, पैसा यहाँ भी खेला कर रहा है, पैसा यहाँ भी खेला कर रहा है। तो उस स्थिति में हम आज से, आप सोचिए आज अगर शुरू होगा तो इसका प्रभाव तुरंत थोड़ी दिखेगा, आज के 10-20 साल बाद दिखेगा। अब साथियों हम आते हैं
अगर हम अच्छे राज्य की बात करें, राज्य संसाधनों से भरपूर रहेगा तो औद्योगिकरण बहुत तेजी से होगा, और जब औद्योगिकरण होगा तो रोजगार में समृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मानव विकास बढ़ेगा, मानव समृद्धि आएगी, कुपोषण घटेगा और लोकतंत्र भी हमारा मजबूत होगा। आप देख ही रहे होंगे कि मानव विकास में हम 131वें स्थान पे हैं, कुपोषण भुखमरी में हम 101 स्थान पे हैं, लोकतंत्र के मामले में हम 46वें स्थान पे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका 93 और 94 जो 73वां 74वां जो संशोधन हुआ है, जिसके तहत नगर निकायों में और ग्राम पंचायतों में महिलाओं को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया। इस वजह से हमारा जो है ये थोड़ा सा सुधरा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि रुपया का खेल अब क्या है, औद्योगिकरण आपका प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया घट रहा है और तेल आपका महंगा हो रहा है। तेल 100 के पार जा रहा है, डॉलर 80 के पार जा रहा है, भुखमरी और कुपोषण ये भी 100 के पार जा रहा है। और जब हम रोजगार की बात करते हैं, सरकार जब रोजगार नहीं मुहैया करा पाती, तो आप देखे होंगे कि बीजेपी सरकार में बार बार एक चीज़ आती है स्वरोजगार की, कि भाई आप स्वरोजगार अपनाओ, देश के ऊपर जो है कब तक बोझ बनोगे। समस्या स्वरोजगार करने में नहीं है, समस्या यहाँ होती है कि जब आप स्वरोजगार करना चाहेंगे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? पूंजी की। पूंजी की कहाँ होती है? बैंक में होती है, और बैंक में पैसा होता है तो आपको पैसा चाहिए, और जब पैसा लेने के लिए आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला क्या कहेगा? अब यहाँ देख लीजिए कि कुछ चुनिंदा डिफ़ाल्टर, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने लगभग, और कुछ इनके सहित कुछ और हैं, इन लोगों को मिला लिया जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का ये लोग डिफ़ॉल्ट करके चले गए। वो पैसा हमारा और आपका डूब गया। दूसरे, इस देश के 7-8 परिवार जो बड़े पूंजीपति परिवार हैं, वो लगभग जो है 13 से 14 लाख करोड़ रुपए वो कर्ज लिए हैं बैंकों का। और अगर अडानी की बात की जाए तो अडानी जी, गौतम अडानी जी अकेले 38 खरब रुपए हैं। हमको लग रहा है कि अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए इसमें कितना जीरो होता है तो कोई जल्दी बता भी ना पाए। हम लोग भी हो सकता है ना बता पाए, जोड़ना पड़ेगा, हाँ 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, तो 38 खरब रुपये है। तो जब आप आम आदमी जाएगा बैंक में, तो बैंक में लोन मिलता है किसी को, जाके ट्राई कर लीजिए। तो स्वरोजगार की तो बात करेंगे, लेकिन आपको पैसा वहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि पैसा तो ये वहाँ से लोग बैठे हुए हैं। और इनमें से इस समय स्थिति ये हो गई है साथियों कि बहुत से लोग, पहले तो यहाँ से जो है ब्रेन का जो है वो निर्यात होता था, लोग जो है यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके विदेशों में जा शिफ्ट होते थे। आज स्थिति हो गई भारत में अच्छा खासा लोग पैसा बना लेते हैं, उसके बाद जाके विदेश में जो है शिफ्ट हो जा रहे हैं, कारोबार वहाँ फैला रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका रुपया डाउन होता है, और रुपया जब डाउन होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब रुपया डाउन होगा तो आपकी ये चीज़ ये भी घटेगी, ये भी घटेगा, मानव विकास घटेगा, हाँ ये बढ़ जाएगा, आपका ये भी घटेगा। अगर रुपया डाउन होगा तो तेल महंगा मिलेगा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटेगी, उसके बाद रोजगार का संकट खड़ा होगा, मानव विकास का संकट खड़ा होगा, शिक्षा प्रभावित होगी, और से हमारी सुरक्षा भी प्रभावित होगी। और आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे बार बार कहते हैं 2024 का ध्यान रखिए। 2024 में एक ऐसी सरकार चुनिए जिसका हित, जो लोगों के बारे में, देश के बारे में, रोजगार के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचे, विचारे और इस देश को आगे बढ़ाए।